Pawan sir, we are live on all platforms. थैंक यू प्रशांत जी। इस सरकार का आंकड़ों से सांप नेवले वाला रिश्ता पिछले 7 साल में एक दृश्य बड़ा सामान्य हो गया है। वो नौकरियां हो, अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी हो, तमाम आंकड़ों से या तो सरकार उन आंकड़ों को छिपाती है या वो किसी तरह से बाहर निकल आए तो उनसे छिपती है। पार्लियामेंट में अक्सर यह देखा गया है, लोकसभा में और राज्यसभा में, कि एनडीए का मतलब ही नो डेटा अवेलेबल, आंकड़े ही नहीं होते, छिपाते हैं, दिखाते ही नहीं। अर्थव्यवस्था पे हो, नौकरियों पे हो, बेरोजगारी पर हो, लेकिन जब बात इंसान की जिंदगी, एक एक हिंदुस्तानी की जिंदगी से जुड़ी, मौत से जुड़ी हुई, तब भी अगर आंकड़े छिपाए जा रहे हों तो ये घोर पाप माना जाए। अब तक जो संवाद होता था सरकारों के बीच में, मीडिया के बीच में, तो किसी हादसे में अगर मौत लोगों की हो जाए तो पत्रकार लोग, आप जैसे लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग कहते थे, अरे साहब ये एक महज आंकड़ा नहीं होना चाहिए, ये इंसानी जिंदगी है। नए भारत में तो ये स्थिति आ गई है कि अब ये महज आंकड़ा भी नहीं है। कहां बात होती थी कि इंसानी जिंदगी को एक डोंट रिड्यूस इट टू अ मियर स्टैटिस्टिक, अब ये स्थिति आ गई है कि इट इज नॉट इवन अ मियर स्टैटिस्टिक, ये ना अब एक आंकड़ा भी नहीं है। ये है नया भारत। गुजरात के उदाहरण आपके सामने आए, जहां एक अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जितनी मौतें हुई, सरकार के अगर दावे देखें तो पूरे राज्य में भी उससे कम दिखाई। 10 अप्रैल से 9 मई के बीच में पूरे राज्य में 3,578 मौतें बताई गई और अहमदाबाद में 698 मौतें बताई गई सरकारी आंकड़ों के तौर। सच्चाई क्या निकली कि अकेले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इसी दौरान 3,416 मौतें कोविड से हुई। सिर्फ एक अस्पताल की बात करें, सोचिए पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी। अलग अलग शहरों से रिपोर्ट्स आई हैं, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, भरूच। हाईकोर्ट ने भी गुजरात सरकार को लताड़ पिलाई थी, वहां भी उन्होंने गलत, झूठे आंकड़े रखे। आइए मध्य प्रदेश की, हमने सबने रिपोर्ट्स देखी कि किस तरह से मुक्ति धामों से रजिस्टर गायब किए जाए, कि कहीं आप जैसे खोजी पत्रकारों को कोई आंकड़े न मिल जाए। जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़ों से डरते हैं। ये आंकड़े नहीं है, ये किसी के भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और सरकार के लिए आंकड़े भी नहीं। ऐसी डरी हुई सरकार, मीडिया से इतनी डरी हुई सरकार, विपक्ष से इतनी डरी हुई सरकार, कि कहीं आंकड़ों से इतनी डरी हुई सरकार भारत के इतिहास ने नहीं देखी। पिछले साल की तुलना में जनवरी से मई, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल से आप 2020 से आप तुलना करिए जनवरी से मई के आंकड़ों, तो 1,90,000 मौतें ज्यादा हुई। और जो भी आप में से सभी लगभग आंकड़ों को समझते हैं, बर्थ और डेथ के ट्रेंड्स को समझते हैं, प्रोजेक्शंस को समझते हैं, यह स्वाभाविक कतई नहीं हो सकता। सरकारी आंकड़े सिर्फ 4,461 मौतों को कोविड से संबंधित बताते हैं। आप बताइए, आप जानकारी दिलवाइए कि बाकी मौतें फिर कैसे हुई। भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े शहरों में आ जाइए, छोटे छोटे शहरों में आ जाइए। और मैं वापस से एक बार बता दूं, पिछली बार भी हमने बताया था ये बात, हम जो आंकड़े आपके सामने रखते हैं या जो आप आंकड़े देश के सामने रखते हैं, ये वो आंकड़े हैं जिनका या तो टेस्ट हुआ है, या अस्पताल में कहीं दर्ज हुआ है, या शमशान घाट कब्रिस्तान में कहीं दर्ज हुआ है। ऐसे अनेक अनेक लाखों ऐसे उदाहरण हैं
जिनका पता नहीं चला वो गांव में है, टेस्ट नहीं हुआ, छोटे शहरों में है, टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नहीं आई, पहले ही मृत्यु हो गई। उन तमाम दुखद मृत्युओं का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये कोविड से हुई या नहीं हुई। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है प्रतिस्पर्धा हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमाम राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा में है कि कैसे छिपाया जाए, किस काबिलियत से छिपाया जाए आंकड़ों। उत्तर प्रदेश की स्थिति सबके सामने है, मीडिया के माध्यम से कई बार आई कि किस तरह से लखनऊ में शमशान घाट के आगे व्यू कटर लगाए जा रहे थे कि लोगों को दिखे नहीं और लोग फोटोज न खींचे और सोशल मीडिया पर न डालें। वाराणसी महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है। सरकार ने अप्रैल में 227 मौतें दिखाई थी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। वाराणसी में सरकार ने अप्रैल में 227 मौतें दिखाई, जबकि अकेले मणिकर्णिका घाट पर अप्रैल माह के एक सप्ताह में 1500 दाह संस्कार हुए। बताइए क्या है। इसी दौरान वाराणसी के 13 कब्रिस्तानों में 1680 मृतकों को दफनाया गया। बताइए ये आंकड़ा सरकार के दावों से इतना दूर क्यों है, इतना ज्यादा क्यों? मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तीनों के अगर आप आंकड़े, बिहार, कर्नाटक, 5 राज्यों के आप आंकड़े सामने लाइए और सरकारी आंकड़े लाइए और इस तरह के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सामने रखिए। क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी पर बैठने का एक पल का भी अधिकार है? अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। हम इसे धोखाधड़ी बोलें तो यह आपराधिक धोखाधड़ी। हम यह मांग करते हैं कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। जिम्मेदारी फिक्स की जाए, बताई जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 2 अपराध हैं। एक तो यह कि चिकित्सा सही वक्त पर नहीं मिली, टेस्ट सही वक्त पर नहीं हुआ, वैक्सीन नहीं मिला, उस वजह से लोगों को नुकसान जो हुआ जान माल का। और दूसरा वह कि आंकड़े छिपाए किसने। यह जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, यह बिल्कुल नियत की जानी चाहिए कि इसके लिए यह व्यक्ति जिम्मेदार है। धन्यवाद। मैं अंग्रेजी में अपना वक्तव्य पहले पढ़ देता हूं। This government has a considers data as enemy, considers truth which comes out through data as enemy number 1. It fights with data. It tries to defeat data. You've seen how in the parliament, whenever questions are asked, whenever uncomfortable statistics have to be laid on the table, this government, this alliance called the NDA becomes a no data available alliance. That's for jobs, that's for the economy. But when it comes to human life, concealing data on deaths is not even a crime. I would call it a sin. Up till now in our interactions with the media, as governments, as political parties, with the media, with the intellectuals, often we heard this phrase that this is human life, let's not reduce it to mere statistic.
we are talking about deaths due to accidents, due to pandemics, people would say, look, don't reduce it to a mere statistic. Under this new India of Mr. Modi, the importance given to human life is gone down so much that it's not even a mere statistic anymore. These deaths will not even be counted in statistics anymore, which is a most unfortunate thing we have witnessed through this pandemic. I'll give you examples of 3 states. Gujarat, we have spoken about it in the past. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. In Gujarat, between the period of 10th of April and 9th May, the government data informed us that there were 3,578 deaths across the state between 10th April and 9th May. But if you see the death records of one civil hospital in Ahmedabad, forget the entire state, 3,416 people died in the same period in just one hospital. 1,23,000 death certificates were issued across 33 districts and 8 municipal corporations of Gujarat in 71 days, 1st March to 10th May. This is 58,000 more than last year, same period. Can't be natural. Most of you understand data. Most of you understand how census calculates deaths and births. You know the projections. You know how much can an increase be in either deaths or births. This is not natural. Just in 71 days, compared to last year, if 58,000 more death certificates are being issued, questions will be asked, answers will be demanded, accountability will be demanded. Madhya Pradesh. The record registers from Mukti Dhams, from cremation grounds, are being taken away, are being hidden, so that people like you, brave journalists, would not get access to the figures. Madhya Pradesh, Bhopal, Indore, Gwalior, different cities of Madhya Pradesh. These are big cities. Smaller cities. The data, if you compare, of deaths from last year to this year, the gap is astounding. Between January and May last year, 2020, the number of deaths this year have increased by 1,90,000. As I said, all of us understand this statistic. What explains this increase? What explains the fact that the government doesn't want this data to come out? Uttar Pradesh, we've seen horrifying visuals of how government was trying to erect view cutters in Lucknow so that people don't take videos and pictures of cremations taking place. Extraordinarily high number of cremations taking place. We've seen visuals of bodies floating in rivers. We've seen visuals of riverbeds. Those visuals don't let us sleep. In Varanasi, I'll give you one example. It's an important city. By all practical purposes, it is Prime Minister's constituency, so we can't ignore it. Varanasi, the government data says that in April there were 227 deaths. But just the Manikarnika Ghat recorded 1,500 cremations in 1 week of April. And in the same period, the 13 burial grounds, Kabristans of Varanasi, witnessed 1,680 burials. Who is hiding this data? Why is he or she hiding this data? What are they afraid of? Data. They are afraid of the truth coming out. From Madhya Pradesh to Gujarat to Uttar Pradesh to Karnataka to Bihar.
What is happening? Why is the BJP ruling party across these states doing everything possible to hide data? We demand an independent judicial inquiry across all these states, across states in India, in the number of COVID deaths. We demand that the chief ministers of these states must resign now. They have no moral right to continue in their positions. Their hands are red. They are responsible, one way or the other, for these deaths. Not just for the deaths, but also for denying dignity after death by hiding this data. This is not just statistic. This is not just data. These are sons, daughters, parents, husbands, wives, brothers, sisters. For God's sake, have some heart, Mr. Modi. Your questions, please. Seems there has been a... So, Hello. drop I am off. getting in touch with him. Hello. Hello. विनीत सर लगता है वो ड्रॉप हो गए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट हिम बैक. मुझे लग रहा है. लेट्स वेट. Okay. Hello, Prashant, can you hear? हाँ सर, वो अभी तक. Please add. Yeah, he is not joined still, sir. I'm just waiting for. Yeah. Connecting. Waiting for him, sir. एक बार फोन करके आप बोल दीजिए सर. I just spoke. वो कर रहे हैं. Power मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गया. Yes, sir. He has joined back. Okay. Yes, Panva, you are back. We'll take questions. First, हम suo moto पे सवाल लेते हैं. उसके बाद There is a network problem, so please forgive me if in case it goes off air, I'll come back again. But अभी तो ठीक चल रहा है तो चल. Okay, let us try. It is working fine now. पहले suo moto में से सवाल ले लेते हैं. Please indicate करिए अपने सवालों को. हेलो जी वेट कर रहा हूं. आपके सवाल सुओ मोटो पर है तो पहले वो सवाल ले ले. मुझे लगता है सब लोग एक मत हैं कि सब सुओ मोटो पे सवाल नहीं है. जी ठीक है. पवन भाई, हम फिर दूसरे मुद्दों पे लेते हैं सवाल. sure. जी कृपया इंगित करें. सर, मैं वजी बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ से. सर, मेरा पहला सवाल ये क्लब हाउस की जो कंट्रोवर्सी है जिसमें अमित मालविया ने ट्वीट किया है that Congress will look into the abrogation of 370, will reconsider it. What is the stand of the Congress in this, sir, as of now? Okay. Is there someone else also who wants to ask this question? हाँ, तो एक ही बात पूछ लीजिए. ठीक. हाँ, कोई और भी पूछना चाहता है सवाल? मैं पूछ रही हूँ सुप्रिया, इस पे हिंदी में भी बोल दीजिएगा जो भी स्टेटमेंट है आपका. हाँ, सुप्रिया. हिंदी में. इसके अलावा जो दूसरा सो मोटो है उसमें भी
एक एक करके। उनकी तरफ आती है कौन? प्रणव भाई, सुप्रिया हैज सम क्वेश्चन ऑन सो मोटो, तो पहले सो मोटो ले लेते हैं। हाँ सुप्रिया। I सुप्रिया? have two questions. I have one question on the suo moto जो आपने ये मांग करी है प्रोब की, जुडिशियल प्रोब की है। क्या आप लोगों ने अपने भी लेवल पे कुछ प्रोब करी है स्टेट्स में, कुछ किस तरह से डेटा जनरेट करे जो डिफरेंसेस आ रहा है उसको लेकर? और दूसरा ये है कि जो ये पैन इंडिया प्रोब होनी चाहिए हर स्टेट के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक 3 स्टेट्स के अंदर? ये तो सुओ मोटो पे है, और इसके अलावा जो वो दिग्विजय सिंह जी की कंट्रोवर्सी पे है उस पे हिंदी में भी स्टेटमेंट दीजिएगा। पहले मैं सो मोटो पे उत्तर देना चाहता हूं। जी। हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्तर पर बहुत लंबी चौड़ी इसमें एक्सरसाइज हो रही है, वो अलग बात है, वो आंकड़े तो हैं ही। मीडिया के मार्फत से जो आंकड़े बाहर आ रहे हैं, और वो आंकड़े कैसे बाहर आ रहे हैं, सरकारी हैं, कुछ शमशान घाट कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स के आंकड़े हैं, तो अलग अलग स्रोतों से जो आंकड़े आ रहे हैं, हम उन्हीं आंकड़ों को जो आप लोग कई बार मीडिया, कई राज्यों में मीडिया दिखा रहा है, उन्हीं आंकड़ों को आपके सामने रखा, और उन आंकड़ों से यह पता चलता है। आपने देखा कैसे बिहार में हाईकोर्ट ने डांट पिलाई सरकार को, फिर आंकड़े बदल गए। तो इस सब से यह एक बात की तरफ इंगित किया जाता है कि बड़े स्तर पर आंकड़ों की हेराफेरी हो रही, और खास तौर पे इन राज्यों में हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, यही दो हैं, नड्डा जी को तो अब पता नहीं, वो चलिए उनको भी गिन लेते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी एक झूठी छवि बनाने के लिए किसी भी स्तर पर आंकड़ों से खिलवाड़ कर सकते हैं। वो पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, कैसे नौकरियों और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लगातार किया जाता है। तो इसलिए ये जांच होनी आवश्यक है। आप पूरे देश में कराइए, लेकिन जिन राज्यों का सच सबके सामने उजागर हो रहा है, जिन राज्यों के विषय में सामने दिख रहा है कि इन्होंने आंकड़े छिपाए हैं और इनका झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया है, उन राज्यों में विशेष तौर पर तुरंत प्रभाव से हमारी ये 2 मांगे हैं, वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और इन राज्यों पर तुरंत एक निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाए। अब प्रणव जी, आपका की अनुमति हो तो आगे। जी, अब अगला सवाल ले ले। मेरे ख्याल से और कोई सवाल नहीं है, सभी साथी शांत बैठे हैं, किसी ने फ्लैग भी नहीं किया है। नहीं, मेरा सुओ मोटो में नहीं है प्रणव जी, कोई और है सवाल? एब्रोगेशन पे जी जी, उसी पे जवाब दे रहे जी। फर्स्ट इन इंग्लिश, Vaji, you asked me in English. The Congress party has clearly stated its position on Jammu and Kashmir in its resolution dated 6th of August 2019 of the Congress Working Committee. Well, I'll send you a copy of it again. This is the only official stance of the party. And I urge and request all senior leaders to refer to the same. हिंदी में बताता हूं, कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 6 अगस्त 2019 की है। मैं आपको फिर से प्रेषित किए देता हूं, पहले तो आपने देखी ही थी। कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड इस रेजोल्यूशन में है, और मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें, सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन को देखें। धन्यवाद। थैंक यू। वर्तमान, आप पूछना चाहती थी कुछ? और कोई सवाल नहीं हो तो फिर हम समाप्त करें प्रेस वार्ता। मैं पूछना चाह रही थी। जी पूछो। हाँ जी, पूछे। पवन जी, मैं मीनाक्षी भट्टाचार्य, सन्मार्ग हिंदी डेली न्यूज़पेपर से हूँ। मेरा सवाल है, आप एक बड़ा पार्टी पहले थे, अब नहीं है। दूसरी बात है कि जो इतना बड़ा पार्टी होने के बाद आप जिस पोजीशन में आप आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपके प्रेस ब्रीफिंग में ऐसी बातें भी जोड़ा जाए जो आप काम कर रहे हैं? केवल दूसरे की सुना, दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, करे बिना आपने अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि आपने कमेटी जो तैयार किया था हार के बाद,
उन्होंने क्या दिया, क्या रिपोर्ट दिया, क्या उसका निष्कर्ष हो रहा है, क्या उसके लिए रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा हो रहा है, इस सब चीजों के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। मीनाक्षी जी, आपके सवाल इतना लंबा ना हो जाए कि मेरा जवाब बहुत छोटा लगे, तो आप मुझे बोलने दीजिए। आप कहती हैं कि हम आपसे साझा नहीं करते कि पार्टी क्या कर रही। मैं आपके लिए निजी तौर पे नहीं बोल रहा, पार्टी रोज क्या कर रही है। कल सड़क पर पूरे देश में पार्टी विरोध कर रही थी पेट्रोल और डीजल के बढ़े मूल्यों की। आप में से कुछ लोगों ने जरूर कवर किया है, मैं ये नहीं कह रहा सबने नहीं किया, लेकिन मैं उन लोगों को आज ढूंढ रहा हूं, कल से मीडिया में भी उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कहते हैं कि विपक्ष कहां है। आज मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं कि वो सब कहां है। तो पार्टी जो कहती है, जो करती है, वो तो लगातार कहती भी आई है, करती भी आई है। कुछ इंट्रोस्पेक्शन हमारे मीडिया के एक वर्ग को भी करना होगा, जो ना वो छापती है ना वो दिखाती है और फिर पूछती है कांग्रेस कहां है। रही बात आपकी कि वो रिपोर्ट कब साझा की जाएगी, जब सही वक्त आएगा साझा की जाएगी। क्या उस रिपोर्ट पर कोविड से जो लोग जूझ रहे हैं उनका भविष्य निर्भर करता है? क्या जिनको वैक्सीन नहीं मिल रहा उनका भविष्य निर्भर करता है, उनका स्वास्थ्य निर्भर करता है? सरकार अपनी प्राथमिकताएं भूल सकती है। सरकार को क्लब हाउस खेलना होगा। हमें क्लब हाउस नहीं खेलना है, हमें काम करना है, हमें सही मुद्दों को उठाना है। पेट्रोल डीजल से बढ़ी हुई कीमतों से जो लोग परेशान हैं उनकी बातों को उठाना है, उनको आवाज देना है। जिनको क्लब हाउस खेलना है वो खेले क्लब हाउस सरकार में बैठे बैठे। देखा था ना बंगाल में क्लब हाउस खेलते हुए कहां पहुंच गए, अब एक और क्लब हाउस खेल रहे हैं। तो इसलिए सरकार की प्राथमिकताएं से सरकार भटक सकती है, कांग्रेस पार्टी अपनी प्राथमिकताओं से नहीं भटकेगी, वो अडिग रहेगी। हम आवाज उठाते रहेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे, हम सड़क पर भी करेंगे आंदोलन, संसद में भी आवाज उठाएंगे, टीवी स्टूडियोज पर भी आवाज उठाएंगे। आप अपने साथियों से भी पूछिए कि वो आवाज उन्हें सुनाई दी या नहीं दी। जब सड़क पर हमारे लोग कल खड़े थे सुबह से शाम तक, वो दिखाई दिया या नहीं दिया? और फिर मेरे इस बात का जवाब दीजिएगा कि तब आप लोग कहां थे। आप मतलब आप सब नहीं, कुछ और लोग हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं। आप तो जहां थे वहां थे, हमें मालूम है। आप अपनी बहुत कायदे से अपना काम निडरता से कर रहे हैं इस महामारी के दौरान भी। लेकिन वो वर्ग मीडिया का जो हमसे बार बार पूछता है कि कांग्रेस कहां है, मैं उनसे फिर पूछता हूं, एक बार जवाब दे दीजिए, आप कहां हैं? थैंक यू। हेलो एक सेकंड। मीनाक्षी, आपने Can I put my question, sir? मैं आता हूँ अब्दुल बारी जी, मैंने नोट कर लिया है। आई विल कम टू यू। हाँ, राकेश कपूर जी। बेटे बाहर डाल दे। खेड़ा जी। जी राकेश जी, ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि प्राथमिकता है, शायद ये बहुत कंडूसिव समय है कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस में कोई हलचल नहीं हो रही है, कहीं कोई ऐसी आवाज नहीं सुनाई दे रही है कि जो कम से कम एक विपक्ष की कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। इससे बढ़िया या इससे कंडूसिव एटमॉस्फेयर और क्या हो सकता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार फेल हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। कपूर साहब, पूरे सम्मान के साथ, जब घर में आग लगी हो, देश में इतनी त्राही त्राही मची हो, तब ये नहीं देखा जाता कि कौन बाल्टी भर के ला रहा है आग बुझाने, कौन नहीं ला रहा, कौन कितना पानी भर रहा है। सबको उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए। आज सरकार वो आग बुझाने में नाकामयाब रही हो, हम उनकी नाकामयाबियत बताएंगे ही, हम सुझाव भी देते आते हैं। आपने मनमोहन सिंह जी का पत्र देखा, आपने सोनिया जी के इतने पत्र देखे, लगातार सुझाव देते हुए सरकार को। राहुल जी ने कितने सुझाव दिए और सारे सुझाव देर से माने गए। बड़ी कुंठाग्रस्त सरकार है ये कि सुझाव मानने भी हैं लेकिन हंसी भी उड़ानी है। एक बार तो दिखाना भी है कि नहीं सुझाव माने जाएंगे और उसके बाद मानने पड़ेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि ये अच्छा समय, ये समय अच्छा किसी के लिए नहीं। कपूर साहब, यह समय इस देश के लिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत दुखद समय है। ये फिर बाद में देखा जाएगा कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अभी सबको यथासंभव मदद करनी चाहिए, यथासंभव तरीके से आगे आकर पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। कैसे इस देश को इस महामारी से बाहर निकालें, कैसे इस देश में सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, कैसे आने वाली कोई लहर न आ सके और इस देश को कोई नुकसान न पहुंचा सके। सबने कुछ न कुछ गंवाया है पिछले 2 महीने।
थैंक यू पवन भाई। देखिए अब्दुल जगह बारी जी, अब्दुल बारी अगले मसूद साल अगला सवाल लूंगा। 5 के चुनाव है। कपूर साहब आपके सवाल का जवाब दे दिया, अगला सवाल लेता हूँ। अब्दुल बारी हाँ जी 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 जी, हाँ, आधा वर्ष दोनों को भी, प्रणब साहब को भी और पवन ना खेर गवाएं, जल्दी साहब सवाल को भी। पूछ लें। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा सवाल ये मेरा एक तो सोमोटो पर ये है कि ये जो रूलिंग पार्टी फिर आपको अक्यूज करेंगे कि आप जो है तो डिफेम कर रहे हैं, भारत देश को जो है तो डिफेम कर रहे हैं इसके हवाले से, इस तरह की बातें करके जो है। और दूसरा सवाल ये है सर, ये मुकुल राय ने जो है फिर दोबारा टीएमसी में आए हैं, दैट इज अ मेजर डेवलपमेंट, हाउ डू द कांग्रेस पार्टी सी? दो क्वेश्चन है मेरे। पहला सवाल आपका मुझे नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो सो मोटे में जो बातें कही हैं कोविड के हवाले से, रिगार्डिंग द कोविड केसेस, जो मर गए हैं लोग, डेथ फिगर्स वगैरह जो आए हैं, तो रूलिंग पार्टी आपको यही अक्यूज करेंगे कि आप जो है तो उसको बदनाम कर रहे हैं, और उसको बदनाम करने के मुराद उनका ये कहना होता है कि भाई देश को बदनाम कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देश लोगों से बनता है, और अगर लोगों को परेशानी हो रही है, लोग मर रहे हो और सरकार उस तरफ आंखें मूंद ले, देश को कोई नहीं बदनाम कर रहा, देश भी समझता है इस बात को। सरकार से सवाल पूछना और देश को बदनाम करने में बहुत फर्क होता है। सरकार से लोग सवाल ही पूछना बंद कर दें, मीडिया भी इसी डर के मारे कि कहीं सरकार आरोप नहीं लगा दे देश को बदनाम कर रहे हैं, मुझे लगता है उस लोकतंत्र के लिए वो काला दिन होता है ऐसा। तो इसलिए ना आपको इसमें चूकना चाहिए, ना विपक्ष को चूकना चाहिए। जहां जहां, और सरकार किसी की भी हो, हमारी सरकार हो, आप सवाल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे? आपका हक है, आपका कर्तव्य है। इसलिए कोई आप पर, कम से कम कांग्रेस पार्टी कभी आप पर ये आरोप नहीं लगाएगी कि आप देश के साथ कुछ गद्दारी कर रहे हैं अगर आप सरकार से सवाल पूछें। सरकार देश से होती है, देश सरकार से नहीं होता है। देश महान होता है, देश बड़ा होता है, देश निरंतर होता है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इसलिए ये दिमाग से अपने ये मानसिकता ही बदल दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी लोकतंत्र पर। दूसरा सवाल आपका, मुझे नहीं लगता कि ये किसी की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कौन किस पार्टी में आया, कौन किस पार्टी में गया। आज की तारीख में प्राथमिकता है वैक्सीन, आज की तारीख में प्राथमिकता है जो ये ब्लैक फंगस है उसकी दवाई, आज की तारीख में प्राथमिकता है कि तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए देश को। विपक्ष की तो यही प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता सरकार जाने। हमने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ी और टीएमसी चले गए, सबने देखा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि कैसे कोविड से ध्यान हटाया जाए और एक दिन न्यूज चला दी जाए कि फला ने कांग्रेस छोड़ी, फला ने टीएमसी छोड़ी। हमारे लिए ये प्राथमिकता नहीं है, देश के लिए प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता कोविड है, थी और रहेगी जब तक कोविड से एक एक जान नहीं बचाई जा सकती, जब तक एक एक हिंदुस्तानी को वैक्सीन नहीं मिल जाता। थैंक यू। एक सवाल और कोई रिक्वेस्ट कर रहा था? हाँ, वजी बोल रहा हूँ सर मैं फिर से। जी Sir, there are also a lot of infighting in the Congress states of Rajasthan and Punjab, sir. Basically, Sachin Pilot also is not unhappy with the latest decisions, and we've also seen infighting within Captain Amrinder Singh and Navjot Singh Sidhu, and there are other leaders also who are supporting Sidhu. What is the stand of the Congress party on this? What action will Congress take? Or I don't see where is the infighting. If people want to express their opinions at the right platforms of the party, where is the infighting? Well, yes, there is infighting in Rajasthan between Vasundhara Raje Scindia and Satish Punia, between Gajendra Singh Shekhawat and Rajyavardhan Rathod. Yes, there is infighting. Ask them why are they fighting? They are not even in power there. Yes, there is infighting in Karnataka. A lot of MLAs have opposed the chief minister. Ask them why is there infighting. Yes, there is infighting between Vijay Punia and C.R. Patil. Ask them what is happening there, and Nitin Patel in Gujarat. Yes, there is infighting between Narottam Mishra and Shivraj Chauhan in Madhya Pradesh. They fought in the cabinet this week itself. Ask them what's happening. We all know what all is happening in Uttar Pradesh. There is infighting not just within the state. 200 MLAs writing against the chief minister of Uttar Pradesh is one aspect. The chief minister of Uttar Pradesh removing the prime minister's photograph from all official handles and websites is another aspect. So that's a bigger infighting. It's out there in the open. Please ask these questions to where it matters.
Right now, as far as the Congress party is concerned, sorry to disappoint you, there is no infighting. Absolutely no infighting. But next press conference, I would like you to secure answers from Karnataka, Gujarat, Rajasthan BJP, from Madhya Pradesh, from Uttar Pradesh. I'd be grateful to you. I have a question for Mr. Khera Pranav. Who's this? Karthikeya. Yeah, Karthikeya, please go ahead. Mr. Khera, I just heard your reply on the Clubhouse controversy. So, sir, my question to you is that I read the resolution of the Congress Working Committee, which you mentioned, which was passed, and Digvijay Singh's statement was not much different from what has been seen on the what has been said on the Working Committee resolution, which I just read. My question to you is that is there an ambiguity on this issue of Article 370, dismemberment of the state into 2 union territories, and revocation, which was done in a manner which had taken the entire political spectrum by surprise? Because you did not mention it much in your press conference, and you said that the senior leaders must stick to that resolution. So this has made me pose this question to you. As far as the restoration of statehood for Jammu and Kashmir is concerned, I think we're very, very clear in our resolution. I don't see why anybody finds it ambiguous at all. So let each one of us go by the CWC resolution. That's our guiding principle. August 6, 2019. Each one of us should just refer to this CWC resolution. Thank you, Pawan bhai. I think we've taken. Can I ask a Karthikeya, you were saying something. Can I ask a secondary, if I'm permitted? On the same issue, I think he's spoken. I think it's there for everyone to see. The CWC resolution is very clear. Else, then we can answer. But my question is not on the Clubhouse controversy. The question is ancillary in nature, sir. The question I'm asking is that is it because the Congress feels KG that again there will be an issue of nationalism versus anti-nationalism narrative? Is that the issue which is pressing on the matter? Karthikeya, the entire country knows people who are denied oxygen, people who are denied vaccinations, people who are denied essential drugs, people who are denied hospital beds know who is an anti-national and who is not an anti-national. So I don't see any reason to discuss or debate this. Okay, Karthikeya, I hope that satisfies you. Pawan ji, you've been very patient. आखिर में कृत्रिम सत्य और कृत्रिम राष्ट्रवाद के दौर में, if I'm permitted to take you back to the suo motu, जिंदगियां कितनी सस्ती हो गई है कि 1,70,000 लोग भाजपा शासित राज्य में 1 महीने के अंदर महामारी से मर जाते हैं। और जो प्रयास किया जाता है वो आंकड़ों को छुपाने का प्रयास किया जाता है, जांच को छुपाने का प्रयास किया जाता है। एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। वैसी संस्थाएं जिनके ऊपर लोकतंत्र को संरक्षित करने की जिम्मेवारी है, दायित्व है, हम अपेक्षा करेंगे कि हम सब अपनी दायित्व का निर्वहन करेंगे और जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े उनको प्राथमिकता देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपके उत्तर तफसील से देने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने कल की रिपोर्टिंग में जगह भी देंगे। धन्यवाद।